स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से मीन हमारा क्या है। इन्फ्लेशन, जैसा कि अब हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन मीन्स होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कमोडिटी का या किसी भी इकनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और जो उसका कंजम्पशन हो रहा है, उसके जो रेट हैं, जो उसके प्राइजेज़ हैं, वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। और उसका जो मेन रीज़न होता है वो है फ़्लो ऑफ मनी जो है वो हाई हो जाना। जब फ़्लो ऑफ मनी इकनॉमी में हाई हो जाती है तो वहाँ पर जो है डिमांड बढ़ने लगती है और जो प्रोडक्शन है, जो मैन्युफैक्चरिंग है जो हो रही है और जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इकनॉमी में, उनके जो प्राइजेज़ हैं वो बढ़ने लगते हैं, वो हाई बढ़ने लगते हैं। इसी कंडीशन को कहा जाता है इन्फ्लेशन। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं सिंपल से वर्ड में कि आप कोई प्रोडक्ट जो है वो, जैसे पेट्रोल और डीज़ल का ही एग्जांपल ले लीजिए कि पेट्रोल और डीज़ल जो है वो 1 लीटर में अगर 1 साल पहले 75 रुपीज़ में आ रहा था, तो अब उसका जो रेट है रिसेंटली वो 90 रुपीज़ चल रहा है। यानी विद इन ए ईयर उसमें 15 रुपीज़ की ग्रोथ हुई है। तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट हम 75 रुपीज़ में ले रहे थे वो अब हमारा 90 रुपीज़ में आएगा। तो इस कंडीशन को कहा जाएगा इन्फ्लेशन की कंडीशन। यहाँ पर इन्फ्लेशन हो रहा है, इसकी वजह से महंगाई बढ़ती है, चीज़ों के रेट बढ़ते हैं और ये जो सिचुएशन होती है इसका सीधा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हर इकनॉमी के जो में काम करने वाली जो यूनिट्स होती हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हों, चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चाहे वो सेल परचेज़ करने वाले शॉपकीपर्स हों या फिर जो कंज्यूमर हों, उन सब पे पड़ता है। क्योंकि इन प्राइसेस के हाई होने की वजह से चीज़ों के रेट बढ़ने लगते हैं। जो चीज़ें जो हैं पहले सस्ती थी, अब उनके और ज़्यादा रेट देने होते हैं और इसका फ़र्क कहीं ना कहीं इकनॉमी पे भी पड़ता है। तो ये जो फ़र्क पड़ता है इसका अकाउंटिंग पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है। एक जो अकाउंटिंग हम करते हैं कंपनी सेक्टर में, कंपनी से रिलेटेड, उसमें जो है इस इन्फ्लेशन कंडीशन के क्या इम्पेक्ट पड़ते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से क्या जो है कंपनी के ऊपर जो है इफ़ेक्ट पड़ने वाला है फ्यूचर में, उस चीज़ का जो हम एनालिसिस जब हम करते हैं तो उस पूरी प्रोसेस को या उस पूरे सिस्टम को जो है हम यहाँ पर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। जो ये इन्फ्लेशन वाली कंडीशन क्रिएट हुई है उसकी वजह से जो भी अकाउंटिंग में चेंजेस होंगे या अकाउंटिंग में चेंजेस करने चाहिए वो सब इस सिस्टम में आते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से मतलब हमारा क्या है। द अकाउंटिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाय द फाइनेंशियल अकाउंटेंट फॉर एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन प्राइस लेवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ नोन एज प्राइस लेवल अकाउंटिंग। देखिए, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को प्राइस लेवल अकाउंटिंग भी कहा जाता है क्योंकि ये प्राइजेस के लिए सेंसिटिव होती है। प्राइजेस में जो चेंज आते हैं उनको ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है उसके हिसाब से जो है ये चेंज करते हैं। इट इज़ ए टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग बाय विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रीस्टेटेड फॉर शोइंग चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल सो दैट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल ऑन अकाउंटिंग आइटम्स कुड बी एलिमिनेटेड। तो इसमें क्या होता है कि जो भी प्राइस लेवल में चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी अकाउंटिंग जो है उसको दोबारा से रीसेट किया जाता है। अकाउंटिंग जो आइटम्स हमने लिखे हैं उनको आज के प्राइजेस पर, रिसेंटली प्राइजेस पर जो है हम कैलकुलेट करते हैं, रीसेट करते हैं और उसके बाद जो है फर्म का जो प्रॉफिट और लॉस है वो कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमने कोई लैंड एंड बिल्डिंग जो है सपोज़ कीजिए कि वो 1 लाख रुपए में परचेज़ करी थी आज से करीबन 10 साल पहले। तो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में क्या होता है कि लैंड एंड बिल्डिंग को आप जब बैलेंस शीट में दिखाएंगे एक्सेस साइड में, तो आप हमेशा उसको जो है 1 लाख की ही शो करेंगे।
उसमें जो डेप्रिसिएशन अगर आपने कोई लगाया है या कोई लग रहा है तो वो आप उसमें से रिड्यूस कर देंगे, अदरवाइज़ जो है वो 1 लाख रुपीज़ की शो होती रहेगी। चाहे इसको 10 साल के आप 50 साल तक भी दिखाते रहें, तो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में ये होता है कि जिस कॉस्ट पर आपने कोई एसेट को परचेज़ किया है उसको आप उसी पर ही शो करेंगे। तो यहाँ पर हम 50 साल तक भी उसे 1 लाख रुपीज़ पर ही शो करते रहेंगे, जबकि ऐसा प्रैक्टिकली तो होता ही नहीं है। प्रैक्टिकली क्या होगा कि लैंड एंड बिल्डिंग के रेट काफ़ी बढ़ चुके होंगे। आज से 10 साल पहले अगर 1 लाख रहा होगा तो आज के टाइम में तो उसका 1 लाख रुपये कीमत नहीं होगी, इससे ज़्यादा हो चुकी होगी। लेकिन अकाउंटिंग में हम उसको उसी पर शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, जो कि बिज़नेस की एक पूरी पिक्चर को शो करती है कि बिज़नेस की टोटल वेल्थ क्या है या टोटल एसेट्स क्या हैं, तो उस एसेट्स और वेल्थ की जो वैल्यू है वो जो हम शो कर रहे हैं वो तो लास्ट 10 ईयर वाली कर रहे हैं, यानी 10 साल पुरानी पिक्चर हम शो कर रहे हैं। जबकि आज के टाइम में उस बिज़नेस की एसेट और वेल्थ की जो वैल्यू है वो कई गुना बढ़ चुकी होगी या घट चुकी होगी, दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो ऐसे में क्या है कि जो प्राइस लेवल चेंजेस हुए हैं उनकी वजह से जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में चेंजेस हुए हैं उनकी जो वैल्यू बढ़ी है या घटी है, वो चीज़ें जो हैं हम ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो ये जो है एक ट्रू पिक्चर जो है बिज़नेस की या कंपनी की नहीं प्रेजेंट करती है। तो इसी को ही ध्यान में रखते हुए अकाउंटेंट्स ने एक प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया है, प्रोसीजर बनाया गया है जिसको बोलते हैं प्राइस लेवल या इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, जिसमें इस बात को ध्यान रखा गया है कि जो प्राइस लेवल में चेंजेस हुए हैं उसी के ही अकॉर्डिंग जो है बैलेंस शीट में या रीडिंग P&L अकाउंटिंग में सब में ये चेंजेस करके एक ट्रू या प्रैक्टिकल जो पिक्चर है बिज़नेस की या जो ट्रू वैल्यू है बिज़नेस की वो जो है शो की जाए, जो ज़्यादा रिलायबल होगी। तो अगर लैंड एंड बिल्डिंग आज के टाइम में 10 लाख की है और हम उसको आज भी 1 लाख रुपये की ही दिखा रहे हैं, तो वो एक ट्रू पिक्चर प्रेजेंट नहीं करेगी। बिज़नेस की जो वेल्थ है, जो बिज़नेस की जो रिसोर्सेज हैं उनको कम करके दिखा रही है, तो एक्चुअल पिक्चर नहीं पता चल पाएगी आपको बिज़नेस की है क्या। तो इसी को ही एलिमिनेट करने के लिए प्राइस लेवल अकाउंटिंग जो है वो की जाती है। अब इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज़ ए सिस्टम फॉर अकाउंटिंग विच purports to records as a built-in mechanism all economic events in term of current cost। देखिए इसमें भी यही एक बात कही गई है कि जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है उसमें एक सिस्टम जो है फॉलो किया जाता है जिसमें सारे रिकॉर्ड्स को जो है आज की जो इकोनॉमी में जो करंट वैल्यू है, करंट कॉस्ट है सब रिसोर्सेज की, उस पर उसको प्रेजेंट किया जाता है ताकि बिजनेस की एक ट्रू पिक्चर जो है वो प्रेजेंट हो सके। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसमें कुछ मेथड्स हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है करंट परचेजिंग पावर और CPP मेथड। दिस मेथड इज़ आल्सो नोन एज जनरल प्राइस लेवल अकाउंटिंग और कॉमन रुपी अकाउंटिंग। दिस मेथड वॉज प्रोनाउंस्ड इन May 74 by English Institute of Chartered Accountants. This technique required the companies to continue to prepare their financial statements on historical cost basis and also prepare supplementary statements in terms of current purchasing power of currency at the balance sheet date, and in this way the effect of changes in general purchasing power of currency on financial statements are eliminated। देखिए करंट परचेजिंग पावर मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था May 1974 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और इसमें क्या होता है, मेनली जो इसका जो काम होता है, इसमें क्या किया जाता है कि आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं कंपनी के, वो एज़ पर हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस आप बनाते रहेंगे, वो भी बनाएंगे, लेकिन साथ साथ जो है जब वो स्टेटमेंट बन जाएंगे तो उसके बाद करंट परचेजिंग पावर जो है करेंसी की, उसके हिसाब से उन सभी स्टेटमेंट्स को जो है जिस दिन आप फाइनल बैलेंस शीट बना रहे हैं, जिस दिन फाइनल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, उस दिन जो है उन प्राइस लेवल जो हुआ है, चेंज हुआ है, जो करंट परचेजिंग पावर है मनी की, उसके हिसाब से उन सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज भी करेंगे और ये देखेंगे कि हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से उनको चेंज करने के बाद करंट परचेजिंग पावर कॉस्ट में उनकी जो वैल्यू है वो क्या आती है। यानी इसमें दोनों ही मेथड से जो है अकाउंटिंग की जाती है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी यूज़ की जाती है और
जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है मेथड है वो भी यूज़ होता है। इन दिस मेथड ऑल द आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर टू बी री स्टेटेड फॉर चेंज इन जनरल प्राइस लेवल। इसमें जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने चीज़ें लिखी हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड मेथड से, वो सभी जो हैं जनरल प्राइस लेवल के हिसाब से भी स्टेटेड की जाती हैं। इट डज़ नॉट कंसीडर द चेंज इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स विच आर द वेरियांस विद जनरल प्राइस लेवल। इसमें जो है जो हम कंसीडर करते हैं प्राइस लेवल जो है वो जनरल प्राइस लेवल कंसीडर करते हैं। पर्टिकुलर इंडिविजुअल हर एसेट्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं इसको कंसीडर नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि हर आइटम का जो हर इकनॉमी में जो रेट होता है वो अलग अलग तरीके से बढ़ता है। कुछ चीज़ों का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, कुछ चीज़ों का रेट बहुत कम बढ़ता है। तो ऐसे में जो है हर किसी के लिए अलग अलग जो है इन्फ्लेशन रेट होती है। जैसे सपोज़ कीजिए सीमेंट का रेट ज़्यादा बढ़ गया तो सीमेंट में इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, लेकिन नमक में रेट कम बढ़े हैं तो नमक की जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम है। तो इंडिविजुअली जो इन्फ्लेशन रेट होती है वो इकोनॉमी में हर जो टर्म होती है उसके लिए अलग अलग होती है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देनी है कि यहाँ पर जो हम प्राइस लेवल लेते हैं वो जनरल प्राइस लेवल लेते हैं, यानी सबके लिए कॉमन। अलग अलग इंडिविजुअल जो उनकी इन्फ्लेशन रेट है उनके हिसाब से हम यहाँ पर प्राइस लेवल जो है वो नहीं लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज नहीं करते हैं। तो ये इसकी जो है बेसिक जो है इसकी जो पहचान है इस मेथड की, कि इसमें जनरल प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग हम अपनी जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनको चेंज करते हैं, रीस्टेट करते हैं।